दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे रहस्य और रोमांच से भरपूर एक जबरदस्त मूवी की कहानी जो आप लोगों का भरपूर मनोरंजन करेगी। इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है कई सालों पहले रूस के पहाड़ी क्षेत्र में मौजूद एक सराय को दिखाते हुए, जहां बर्बर भाड़े के शिकारियों का गिरोह कुछ खा पी रहा होता है। इन भाड़े के शिकारियों का असली मकसद इन्हें सौंपे गए काम के मुताबिक एक दूसरे गिरोह के लोगों को मारना होता है। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही उस दूसरे गिरोह के लोग वहां आते हैं, बर्बर भाड़े के हत्यारों का गिरोह उन पर टूट पड़ता है। एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें बर्बर भाड़े के हत्यारे उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मार रहे होते हैं। ऐसे में दूसरे गिरोह वाले वो लड़ाके एक साथ मिलकर इन हत्यारों को घेरने की कोशिश करते हैं। ये देखकर बर्बर हत्यारे शिकारियों का सरदार पैट्रिक अपने साथी मार्टिन की ओर एक चाकू बढ़ाता है, क्योंकि पैट्रिक को ये पता होता है कि मार्टिन उसके गिरोह का सबसे बेरहम हत्यारा है और वो अकेले ही इतने सारे लोगों का काम तमाम कर सकता है। तो अब मार्टिन उन दूसरे गिरोह के लोगों पर टूट पड़ता है और अकेले ही एक एक करके बड़ी बेरहमी से उन सभी को मारता जाता है। इससे थोड़ी ही देर में सराय लाशों से भर जाता है और फिर सभी बर्बर भाड़े के लड़ाके घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में इस क्षेत्र के रूसी राजा इरिक को दिखाया जाता है, जो यात्रा के दौरान एक पहाड़ी मैदान के पास रुकते हैं। तो वहां का सरदार उनके स्वागत में आता है और उन्हें आज के दिन अपने कबीले में रुककर विश्राम करने का प्रस्ताव देता है। राजा इरिक उसका ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। हालांकि उसी समय थोड़ी दूरी पर मौजूद चट्टान के पीछे से कोई नकाबपोश राजा को मारने के लिए तीर चलाता है, पर राजा का सबसे काबिल और वफादार अंगरक्षक विक्टर तीर को आते हुए भांपकर राजा के आगे ढाल लगा देता है, जिससे राजा बच जाते हैं। इस घटना से चौकन्ना होकर राजा के सैनिक राजा के किनारे सुरक्षा घेरा बना देते हैं। जबकि विक्टर हमलावरों को पकड़ने के लिए उनकी ओर बढ़ता है तो नकाबपोश हमलावर उसको भी मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन विक्टर खुद को बचाते हुए एक एक करके उन हमलावरों को अकेले ही मार गिराता है। अब राजा का बेटा जेवियर हमलावरों के चेहरे का नकाब उतारकर विक्टर से कहता है, तुम्हें इन्हें जिंदा पकड़ना चाहिए था ताकि हमें ये पता लग सकता कि राजा को मारने के लिए इन्हें किसने भेजा था और ये लोग कौन थे। राजा इरिक कहते हैं, कोई बात नहीं, विक्टर ने मेरी जान बचाई। इसी दौरान विक्टर की बस्ती से एक घुड़सवार संदेशवाहक वहां आता है और विक्टर से कहता है, आपकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। ये सुनते ही विक्टर खुश होकर अपने घर जाता है, जहाँ दाई उसके हाथ में उसका बच्चा रखती है। अगले दिन राजा एरिक भी बच्चे के जन्मोत्सव समारोह में शामिल होने वहां आते हैं। वो बच्चे को हाथ में लेकर विक्टर से कहते हैं, ये भी तुम्हारी तरह ही बहादुर और लोहे की जिगर वाला होगा। ये कहकर वो उसे अपनी तलवार भेंट करते हैं। राजा एरिक की सेना में शामिल उनके सहयोगी सरदार खान के बेटे को विक्टर की इतनी तारीफ अच्छी नहीं लगती। उसे हमेशा से ये लगता है कि वो विक्टर से बेहतर है, इसीलिए वो विक्टर को ललकारते हुए कहता है, आज तक तुमने असली मर्द से मुकाबला नहीं किया, वरना तुम्हें पता लग जाता कि बहादुरी क्या होती है। इस पर विक्टर खान के बेटे जफर से कहता है, तो तुम मेरी मर्दानगी को ललकार रहे हो। ये सुनते ही जफर अपनी तलवार निकाल लेता है, क्योंकि वो जन्मोत्सव के इस मौके पर सबके सामने विक्टर को हराकर उसे नीचा दिखाना चाहता था। जफर को तलवार निकालते हुए देखकर राजा कहते हैं, अपना दमखम दिखाने के लिए तुम दोनों कुश्ती लड़ सकते हो, पर तलवार इस्तेमाल नहीं करना। तो दोनों इससे सहमति जताते हैं। अब लड़ाई शुरू होने से पहले राजा विक्टर से कहते हैं, खान के बेटे को ज्यादा चोट मत पहुंचाना, क्योंकि आजकल उनकी सेना हमारा सहयोग कर रही है। विक्टर कहता है, ठीक है महाराज। इसके बाद जफर और विक्टर के बीच द्वंद्व युद्ध शुरू हो जाता है। जफर विक्टर को चोट पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन विक्टर उसका हर दांव पेच विफल करते हुए उल्टा उसे ही पटकनी देने लगता है। इससे बौखलाकर जफर और भी ज्यादा आक्रामकता दिखाने लगता है। हालांकि इसके बावजूद भी विक्टर अपना आपा नहीं खोता और उसे पीटते हुए पटक देता है। अब सबके सामने अपनी हार से तिलमिलाया हुआ जफर नियम के विरुद्ध जाकर विक्टर को पीछे से खंजर मारने की कोशिश करता है, पर विक्टर उसके ऐसा करने से पहले ही फिर से उसे पटक देता है। आखिरकार बार बार हारने से अपमानित होकर जफर वहां से भाग जाता है। राजा विक्टर से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है वो आगे तुम्हारे खिलाफ कुछ करेगा? विक्टर कहता है, नहीं महाराज। फिर अगले दिन जब विक्टर अपनी पत्नी के साथ घर में होता है, तभी बाहर से आ रही आवाज सुनकर उसकी पत्नी बाहर जाती है। उसी समय उसके पड़ोस की एक औरत घायल हालत में अपना गला पकड़े हुए अपने घर से बाहर आती है और कहती है, बर्बर भाड़े के शिकारियों ने हमला किया है, वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही विक्टर की पत्नी अपने घर की तरफ भागती है, लेकिन तब तक एक बर्बर हत्यारा उसे पकड़ लेता है, जबकि दूसरा उसका बच्चा उठा लेता है। इससे वो चीखने लगती है, तो विक्टर भी घर से निकलकर अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन खूंखार हत्यारा मार्टिन उसे पकड़ लेता है। ऐसे में विक्टर उसके साथ लड़ाई में उलझ जाता है। इस दौरान विक्टर के साथी पैट्रिक और बाकी हत्यारों के गिरोह से लड़ते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाड़े के हत्यारे
उन्हें भी मार डालते हैं। वहीं मार्टिन को लड़ाई में उलझा हुआ देखकर उसका साथी पैट्रिक उसके ही सिर पर पीछे से वार करते हुए उसे गिरा देता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि गिरोह का नया सरदार बनने में उसका कोई भी प्रतिद्वंदी ना रहे। अब मार्टिन को मरा हुआ समझकर पैट्रिक अपने लोगों के साथ विक्टर की पत्नी तथा बच्चे को लेकर वहां से भागता है। तो लड़ाई में घायल हो चुका विक्टर लड़खड़ाते हुए उनके पीछे भागता है, लेकिन तब तक भाड़े के लुटेरे उसके पत्नी और बच्चे को समुद्री नाव के जरिए वहां से ले जा चुके होते हैं। इससे निराश होकर विक्टर अपने घर के पास आता है, जहां उसे हत्यारा मार्टिन जख्मी लेकिन जिंदा हालत में मिलता है। तो विक्टर अपने एक साथी सिपाही से उसे कारागार में डालने के लिए कहता है। उसी समय विक्टर की नजर अपने घर के दरवाजे पर पड़ती है, जहां संदेश लिखी तख्ती के साथ एक पुड़िया टंगी हुई होती है। विक्टर वो तख्ती तथा पुड़िया लेकर संदेश को पढ़ता है। अगले सीन में पहाड़ी के पास बने राजा एरिक के महल में राजा को अय्याशी करते हुए दिखाया जाता है। थोड़ी देर में विक्टर उनके पास जाता है। राजा उसे एकांत में ले जाकर उससे कहते हैं, हमें जानकारी मिली है तुम्हारे परिवार पर हमला हुआ है। विक्टर कहता है, हाँ, मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन हैं, लेकिन वो मेरी पत्नी तथा बच्चे को उठा ले गए हैं। इस पर राजा एरिक उससे पूछते हैं वो लोग क्या चाहते हैं। तो विक्टर उन्हें जहर की पुड़िया दिखाकर तख्ती पर लिखे संदेश के बारे में बताता है, जिसके अनुसार पत्नी और बच्चे को वापस पाने के लिए उसे राजा एरिक को मारना होगा। ये जानकर राजा उससे पूछते हैं, और तुमने क्या चुना। विक्टर कहता है, मालिक आप तो जानते हैं मैं आपका सबसे वफादार अंगरक्षक हूँ, मैं आपको नुकसान पहुँचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। एरिक कहता है, ठीक है, फिलहाल इस जहर की पुड़िया को अपने पास ही रखो। इसके बाद वो विक्टर को दरबार में अय्याशी वाली जगह ले जाता है, जहाँ जेवियर, जफर तथा बाकी दरबारी मौजूद होते हैं। वहाँ जैसे ही राजा एरिक शराब का प्याला उठाकर थोड़ा सा पीते हैं, वैसे ही वो असहज होकर उल्टियां करते हुए नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर राजा का बेटा जेवियर उन्हें संभालता है, जबकि राजा विक्टर को पकड़कर कहता है, इसी ने मुझे जहर दिया होगा। ये सुनते ही राजा के सुरक्षाकर्मी विक्टर को दबोच लेते हैं। इससे खान के बेटे जफर को भी मौका मिल जाता है और वो भी विक्टर को दबोचकर उसकी तलाशी लेता है, जिसमें उसके हाथ विक्टर के पास रखी हुई जहर की पुड़िया लगती है। तो वो उस पुड़िया को राजा तथा पूरे दरबार में दिखाकर कहता है, इस जहर से ये साबित होता है कि इसी ने राजा को मारने की कोशिश की है। विक्टर के पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन वह इतना जरूर समझ आता है कि किसी साजिश के तहत उसे फंसाया जा रहा है। अगले सीन में भाड़े के हत्यारों को दिखाया जाता है, जो विक्टर की पत्नी नैन्सी तथा बच्चे को लेकर अपने गिरोह के अड्डे पर आते हैं। नैन्सी देखती है वहाँ कई सारे माए और बच्चे हैं तथा बड़े बच्चों को अभी से हत्यारा बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा होता है। वहाँ गिरोह का मुखिया पैट्रिक से कहता है, तुम इस औरत को तो ले आए हो, लेकिन हमारा मार्टिन कहाँ रह गया। इस पर पैट्रिक उनसे झूठ बोलते हुए कहता है, उसे विक्टर ने मार डाला। तो मुखिया कहता है, मार्टिन इस गिरोह का नया होने वाला सरदार था, अब उसकी जगह हमारे गिरोह का नेतृत्व कौन करेगा। पैट्रिक कहता है, मैं सरदार बनूंगा क्योंकि मैं उससे बेहतर हूँ। हालांकि मुखिया को ये सच नहीं पता होता कि पैट्रिक ने ही मार्टिन को रास्ते से हटाने के लिए उस पर हमला किया था। अगले सीन में राजा एरिक का कारागार दिखाया जाता है, जहां राजा का जल्लाद विक्टर को कोड़े मार मार के बुरी तरह टॉर्चर कर रहा होता है। उसी वक्त राजा वहां आता है, तो विक्टर उनसे कहता है, मैं हमेशा आपके साथ वफादार रहा हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों। राजा कहता है, तुमने मुझे जहर नहीं दिया, लेकिन मुझे पता लगाना था कि आखिर मेरा दुश्मन कौन है और वो मुझे क्यों मारना चाहता है, इसीलिए मैंने दरबार में जहर का झूठा आरोप तुम पर लगाया। अब मेरा दुश्मन निश्चिंत हो गया होगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ 7 दिन के भीतर तुम उस आदमी का पता लगाओ जो मुझे मारना चाहता है, और इस दौरान तुम अपनी पत्नी और बेटे का भी पता लगा सकते हो। ये कहकर राजा उसके बंधन काटकर कारागार से बाहर चला जाता है। तो जल्लाद फिर से विक्टर को टॉर्चर करने के लिए वहां आता है, लेकिन इस बार विक्टर उसका गला कसकर उसका काम तमाम कर देता है और फिर यहाँ से निकलकर गुप्त रास्ते के जरिए पहाड़ी के पास बने उस कारागार में जाता है, जिसके अंदर मार्टिन को बंद किया गया होता है। उस कारागार की पहरेदारी विक्टर का दोस्त एक सिपाही कर रहा होता है, जो विक्टर को बताता है मार्टिन भाड़े के हत्यारों के गिरोह का सदस्य है। ये जानकर विक्टर अपने कपड़े और कवच पहनकर कारागार के अंदर जाता है। वहाँ वो मार्टिन को पीटते हुए उससे कहता है, तुमने जो गुनाह किया है उसके लिए तुम्हें मार देना चाहिए, लेकिन अगर तुम मेरी पत्नी तथा बच्चे को सुरक्षित वापस लाने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। मार्टिन इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन विक्टर को उस पर जरा भी भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो उसे वहां से निकालकर किसी गुप्त रास्ते के जरिए एक ऐसी गुफा के अंदर ले जाता है जिसमें बर्बर समुदाय की देवता की एक मूर्ति होती है। वहां वो मार्टिन से कहता है, मूर्ति के सामने शपथ लो कि तुम मेरी पत्नी तथा बच्चे को सुरक्षित वापस करोगे और मुझे धोखा नहीं दोगे। उसी समय गुफा के अंदर रहने वाला एक आदमखोर विक्टर से कहता है, ये भले ही बर्बर गिरोह का है, लेकिन ये प्राचीन धर्म को मानता है जिसमें खून लगी तलवार पर शपथ ली जाती है। उसकी बात सुनकर विक्टर मार्टिन से पूछता है, क्या ये सच कह रहा है। मार्टिन कहता
कहता है हाँ। अब इन दोनों को बातों में उलझा हुआ देखकर आदमखोर जंगली सीढ़ियों से उतरकर गुफा में जलने वाली सारी रोशनी बुझा देता है। फिर अंधेरे में दोनों का शिकार करने के लिए उनके इर्द गिर्द मंडराने लगता है। उसके इरादे भांपकर विक्टर एक हाथ से मार्टिन को संभालता है और दूसरे हाथ से तलवार घुमाने लगता है। इसी दौरान आदमखोर जंगली जैसे ही उसके करीब आता है, विक्टर उसकी आहट को भांपकर उसे तलवार से मार डालता है। हैरानी की बात यह होती है, आदमखोर जंगली के मरते ही मूर्ति के आगे अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, जिसकी रोशनी में विक्टर को अपनी तलवार पर लगा आदमखोर जंगली का खून नजर आता है। तो मार्टिन से शपथ लेने को कहता है। मार्टिन उस खून लगी तलवार पे विक्टर की शर्त के अनुसार शपथ लेता है। उसके शपथ लेते ही विक्टर निश्चिंत हो जाता है। मार्टिन विक्टर की इसी बेफिक्री का फायदा उठाकर अपनी हथकड़ी द्वारा पीछे से उसका गला दबाने लगता है। हालांकि तभी रोशनी से मूर्ति का चेहरा प्रकाशित होता है और कोई आवाज सुनाई पड़ती है। इससे हड़बड़ाकर मार्टिन विक्टर को छोड़ देता है। छूटते ही विक्टर उसकी गर्दन पर चाकू लगाकर कहता है, कसम खाने के बाद भी तुमने मुझे मारने की कोशिश की, वैसे तुम रुक क्यों गए? मार्टिन कहता है, शायद बर्बर देवता ने मुझे इसका संकेत दिया है, तो अब मैं अपनी कसम निभाऊंगा। इसके बाद आगे के सफर के लिए घोड़ा लेने ये दोनों एक व्यापारी के पास जाते हैं। व्यापारी विक्टर से कहता है, मैंने तुम्हारी ताकत और बहादुरी के बारे में काफी कुछ सुना है। मैंने ये भी सुना है कि राजा एरिक तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे सिर पर इनाम भी रखा गया है। विक्टर उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता, जबकि व्यापारी अपने सुरक्षा कर्मियों को हथियार नीचे रखने का इशारा करता है। अब विक्टर व्यापारी से कहता है, मुझे 2 घोड़े चाहिए। व्यापारी कहता है, वैसे तो अगर मैं राजा को तुम्हारी सूचना भिजवा दूं तो मुझे इनाम में काफी सोना मिलेगा, लेकिन मैं लालची नहीं हूँ और बहादुर लोगों की कद्र करता हूँ, इसीलिए मैं राजा को कुछ भी नहीं बताऊंगा। अभी रात का वक्त है, तुम आराम से सो जाओ, कल सुबह मैं तुम दोनों को 2 घोड़े दे दूंगा। तो विक्टर उसकी बात पर यकीन करते हुए उस रात वहीं रुक जाता है। अगले सीन में भोर के वक्त विक्टर की पत्नी को दिखाया जाता है, जो बर्बर लोगों के तंबू से अपना बच्चा लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन पैट्रिक उसे पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। हालांकि इससे पहले कि वो इसमें कामयाब हो पाता, मुखिया वहां आ जाता है, जिससे कि उसे रुकना पड़ता है। कुछ देर बाद सुबह होती है और नींद से जागते हुए विक्टर को दिखाया जाता है। अपने हाथ पर लगे हुए खून को देखकर वो इधर उधर नजर दौड़ाता है, तो उसे वहाँ व्यापारी के सारे सुरक्षाकर्मी बड़े ही बेरहम हालत में मरे हुए मिलते हैं। इससे हैरान होकर वो एक लाश की तलाशी ले रहे मार्टिन के पास जाता है और उसकी गर्दन पर तलवार रखकर कहता है, तुम एक दरिंदे हो, आखिर तुमने इन लोगों को क्यों मारा जबकि इन लोगों ने हमें आश्रय दिया था? मार्टिन कहता है, व्यापारी फिलहाल जिंदा है, लेकिन तुम दूसरों को परखने में बहुत कच्चे हो। तुम्हारे सोने के बाद ये व्यापारी अपने एक आदमी को तुम्हारी सूचना देने के लिए राजा के पास भेज रहा था, ताकि इनाम के तौर पर ये सोना ले सके, लेकिन मुझे इसकी भनक लग गई, इसीलिए मुझे इसके आदमियों को निपटाना पड़ा। ये सुनकर विक्टर सहमे हुए व्यापारी से पूछता है, क्या ये सच है? व्यापारी कहता है, हाँ, मैं लालच में आकर गलती करने वाला था, मेरी जान बख्श दो। लेकिन मार्टिन उसकी गद्दारी की वजह से उसे भी मार देता है। अगले सीन में बर्बर हत्यारों को कस्बा दिखाया जाता है, जहां विक्टर की पत्नी कई नाबालिग बच्चों को हत्यारा बनने का प्रशिक्षण मिलते हुए देखती है। मुखिया उससे कहता है, जल्दी ही तुम्हें उसे सौंप दिया जाएगा जिसने तुम्हारा अपहरण करने के लिए हमें सोना दिया है। इस पर वो पूछती है, आखिर कौन है वो जिसने मेरे अपहरण के लिए तुम्हें सोना दिया, और मेरे बच्चे का क्या होगा? मुखिया कहता है, मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि किसने तुम्हारा अपहरण करवाया, ये हमारे सौदे के खिलाफ है। रही बात तुम्हारे बच्चे की, तो या तो उसकी बलि दे दी जाएगी या यहाँ दिख रहे बाकी बच्चों की तरह उसे भी हत्यारा बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये सुनकर वो पूछती है, आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? मुखिया कहता है, क्योंकि समाज हमें अलग मानता है। ऐसे में अगर हम अपने लोग तैयार नहीं करेंगे तो हमारी जनजाति के लोग बाकी समाज द्वारा खत्म कर दिए जाएंगे। अगले सीन में मार्टिन तथा विक्टर को दिखाया जाता है, जो घोड़े पर सवार होकर पहाड़ी जंगल के रास्ते बर्बर कबीले की ओर आ रहे होते हैं। तभी कुछ घुड़सवार हमलावर दोनों का पीछा करते हुए उन पर तीरों से हमला करने लगते हैं, तो उनसे बचने के लिए दोनों अपना घोड़ा तेजी से दौड़ाकर भागते हैं। इस दौरान मार्टिन घोड़े पर पीछे घूम जाता है और जवाबी हमले में तीर चलाते हुए कुछ हमलावरों को मार गिराता है, लेकिन ऐसा करते वक्त उसका ध्यान घोड़े पर न होने से घोड़ा पेड़ से टकराकर गिर जाता है। ये देखकर विक्टर जल्दी से मार्टिन को संभालता है, लेकिन तब तक उनकी ओर बढ़ रहे घुड़सवार हमलावरों का एक तीर विक्टर के पैर में लग जाता है। ऐसे में दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए पहाड़ी ढलान से नीचे लुढ़कने लगते हैं। लुढ़कते हुए दोनों पहाड़ी के निचले हिस्से में पहुंच जाते हैं, लेकिन हमलावर अभी भी इनके पीछे होते हैं। इसीलिए मार्टिन विक्टर को एक चट्टान की आड़ में बिठाकर खुद हमलावरों पर पलटवार करने के लिए घात लगाने लगता है। वहीं जंगल में हमलावरों का अगुआ खान का बेटा जफर अपने आदमियों से कहता है, पत्थर पर गिरे इस खून का मतलब है उनमें से कोई घायल है, लेकिन मुझे सिर्फ विक्टर से बदला लेना है। ये कहकर वो अपने आदमियों के साथ विक्टर की तलाश में आगे बढ़ता है, जबकि विक्टर खतरे को भांपकर लंगड़ाते हुए धीरे धीरे यहाँ से दूर जाने की कोशिश कर रहा होता है। इधर घात लगाकर छिपा हुआ मार्टिन पीछे चल रहे हमलावरों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। वो अचानक से उनपे धावा बोलता है और किसी का गला फंदे से कस के तो किसी को खंजर भोंक कर मार डालता है।
अगले सीन में फिर से विक्टर को दिखाया जाता है जो भागते हुए खाई के किनारे पहुंच जाता है। अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता ना होने की वजह से वो पीछे मुड़ता है, लेकिन अब तक खान का बेटा जफर अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच चुका होता है। वो विक्टर से कहता है, आज मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके पहले तुमसे अपने अपमान का बदला लूंगा और फिर तुम्हारी पत्नी तथा बच्चे को ढूंढकर उन्हें अपना गुलाम बनाऊंगा। उसकी बातें सुनकर विक्टर उससे कहता है, अगर सच में तुम में हिम्मत है तो फिर से मुझसे अकेले लड़कर देख लो। ये सुनते ही जफर जोश में आके अपनी दोनों तलवारें निकाल लेता है। हालांकि विक्टर उसके मुकाबले सिर्फ एक हाथ में ही तलवार उठाता है। इसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जफर दो तलवारों से विक्टर पर ताबड़तोड़ हमला करने की कोशिश कर रहा होता है, पर पैर घायल होने के बावजूद भी विक्टर एक ही तलवार से न सिर्फ उसके हर वार को विफल कर रहा होता है, बल्कि जवाबी हमले में उसका एक हाथ भी काट डालता है। अब हाथ कटने से तिलमिलाया हुआ जफर अपने दूसरे हाथ में पकड़ी हुई तलवार से विक्टर पर हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि विक्टर इसमें भी उसे कामयाब नहीं होने देता और उल्टा उसके पेट में तलवार घुसा देता है। इससे डरकर जफर पिछड़ने लगता है और खाई में गिरकर मारा जाता है। ये देख रहे जफर के आदमी विक्टर को घेरने लगते हैं, लेकिन तभी उन सबके पीछे मुखौटे में छिपा हुआ मार्टिन एक एक करके बड़ी ही बेरहमी से उन बचे हुए हमलावरों का काम तमाम कर देता है और फिर विक्टर को पास में बह रहे पानी की धारा के पास ले जाता है। वहाँ वो एक चाकू के जरिए विक्टर के पैर में लगा हुआ तीर निकालता है। इस दौरान मार्टिन को प्यास लगती है तो थैले में पानी भरने से पहले वो धारा का थोड़ा सा पानी पी लेता है। हालांकि उस पानी में कुछ ही देर पहले किसी ने बेहोशी का पाउडर मिलाया था, जिससे मार्टिन का सर घूमने लगता है। अब इससे पहले कि वो पीछे मुड़कर विक्टर को ये पानी पीने के लिए मना कर पाता, विक्टर भी वो पानी पी चुका होता है, जिससे दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब उनकी आंख खुलती है तो दोनों ही पेड़ से उल्टा लटके तथा जंगली आदमखोर कबीले के लोगों से घिरे हुए होते हैं। मार्टिन विक्टर से कहता है, शायद वो लोग पानी में बेहोशी का पाउडर मिलाकर ही यहाँ से गुजरने वाले लोगों का शिकार करते हैं। वहीं पर इन कबीले वालों ने एक विशाल शरीर के आदमखोर जंगली को बांधा हुआ होता है। उसी के सामने इन दोनों को पेश करके मौत का खेल देखने की तैयारी चल रही होती है। इसी तैयारी के तहत कबीले वाले उस विशाल आदमखोर को एक ऐसा रसायन पिलाते हैं जो किसी के भी अंदर के जानवर को जगाकर उसकी हैवानियत को 100 गुना बढ़ा देती है। फिर कुछ कबीले वाले जबरदस्ती पहले मार्टिन को बाड़े जैसे अखाड़े में उतारते हैं और फिर उस विशाल आदमखोर मार्टिन को चकनाचूर करने के लिए उसे बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि मार्टिन उससे बचने के लिए इधर उधर कूदते हुए उसे चकमा दे रहा होता है। सारे कबीले वाले ये खेल देखने में मगन होते हैं। इसी का फायदा उठाकर विक्टर अपने बंधन खोलकर आजाद हो जाता है। उसे नहीं पता होता कि दैत्य ने जो रसायन पिया है वो कौन सा रसायन है। ऐसे में प्यासा होने के नाते वो गलती से उस रसायन को पी लेता है, जिससे उसके अंदर भी हैवानियत जाग उठती है और उसके दिमाग पे हिंसा का पर्दा पड़ जाता है। वहीं अखाड़े में मार्टिन पूरी जी जान लगाकर दानव को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन दानव उसके फंदे से आजाद होकर उसे पीटना शुरू कर देता है। मार्टिन के पास वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं होता। हालांकि अब इससे पहले कि दानव उसकी जान ले पाता, हिंसक हो चुका विक्टर अखाड़े में कूदकर दानव पर टूट पड़ता है तो दानव उस पर भी हमलावर होता है। पर जानवर से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका विक्टर दहाड़े मारते हुए उसके शरीर को भेड़ी की तरह नोचने लगता है। वो उसके शरीर के बाहरी अंगों को नोचते और चीरते फाड़ते हुए कुछ ही देर में उसे मार डालता है। वहीं घायल पड़ा हुआ मार्टिन भी विक्टर की ऐसी हैवानियत देखकर कांप उठता है। हालांकि विक्टर रुकता नहीं। दानव के मारने के बाद वो खेल देखने वाले कबीले वालों को मारना शुरू कर देता है। इससे कबीले के लोगों में भगदड़ मच जाती है। हैवानियत में डूबा हुआ विक्टर छलांग मार के बाड़ी से बाहर निकल जाता है और कबीले वालों को एक एक करके बड़ी ही बेरहमी से नोच नोच के मारता जाता है। उन कबीले वालों की चीखें सुन रहा मार्टिन जब कुछ देर बाद अखाड़े से बाहर निकलता है तो देखता है विक्टर ने अकेले ही सारे कबीले वालों को मार डाला है और अब दिमाग शांत होने पर वो पश्चाताप कर रहा है। ऐसी हालत में मार्टिन उसे झरने के पास ले जाकर नहलाता है। विक्टर उससे कहता है, मुझे नहीं पता कि उस रसायन में क्या था जिसने मुझे हैवान बना दिया और उसी वजह से मैंने पूरे कबीले वालों को मार डाला। मार्टिन कहता है, जो भी हुआ पश्चाताप से तुम उसे बदल नहीं पाओगे। आप जल्दी चलो मेरे कबीले पहुंचकर तुम्हारी पत्नी को वापस लाने। तो विक्टर उसके साथ उसके गिरोह के कबीले में जाता है। मार्टिन को जिंदा देखकर मुखिया पैट्रिक से कहता है, तुमने तो कहा था ये मर गया। पैट्रिक चौंक कर कहता है, मुझे तो यही लगा था। इसके बाद गिरोह वाले मार्टिन के कहने पर विक्टर को उसकी पत्नी को दिखाते हैं। विक्टर मुखिया से कहता है, तुम लोगों की शर्त के अनुसार अगर राजा को जहर से मारने की कोशिश की जाए तो तुम लोग मेरी पत्नी को छोड़ देते। मुखिया कहता है, लेकिन हमने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी। जरूर तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया है। तुम्हारी पत्नी का अपहरण तो किसी ने हमें सोना देकर करवाया है। इससे हैरान होकर विक्टर पूछता है, कौन है वो? मुखिया कहता है, मैं नहीं बताऊंगा। फिलहाल
फिलहाल तो मार्टिन के आ जाने के बाद मुझे पैट्रिक और मार्टिन के बीच नए सरदार का चुनाव करना है। इसके बाद मुखिया के आदेश पर विक्टर को पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। थोड़ी देर बाद मार्टिन चेहरा ढककर उसके पास खाना लेकर आता है। विक्टर कहता है, कसम के मुताबिक तुम्हें मेरी पत्नी तथा बच्चे को वापस करना होगा। मार्टिन कहता है, फिलहाल ना तो मैं मुखिया हूँ और न ही सरदार, पर मैं पैट्रिक को मारकर सरदार बन जाऊंगा, तब मैं तुम्हारी पत्नी और बच्चे को आजाद कर सकूंगा। लेकिन अगर मैं पैट्रिक को हराने में नाकाम रहा तब ये लोग तुम्हारी बलि दे देंगे। फिर रात होने पर गिरोह के लोगों के सामने मुखिया पैट्रिक तथा मार्टिन के बीच खूनी लड़ाई की प्रतियोगिता शुरू करवाता है। दोनों एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। हालांकि मार्टिन दांव पेच में पैट्रिक से बेहतर होता है, इसीलिए वो कई बार पैट्रिक को अपने चाकू से घायल करने में कामयाब रहता है। इससे अपमानित होकर पैट्रिक अपने चाकू से उसे चीरने की कोशिश करता है। हालांकि मार्टिन उसके इस दांव को विफल करते हुए उसके कंधे पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करते हुए उसे नीचे पटक देता है। शांत पड़ गए पैट्रिक को देखकर सबको ये लगता है कि मार्टिन जीत गया और सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर मार्टिन जैसे ही उसके बाल पकड़कर उसे उठाता है, पैट्रिक अचानक से अपने हाथ में पकड़ा हुआ चाकू उसके पेट में घुसा देता है। विक्टर और उसकी पत्नी भी ये सब देख रहे होते हैं। देखते ही देखते मार्टिन तड़पते हुए दम तोड़ देता है, जबकि पैट्रिक सबसे कहता है, अब से मैं ही तुम्हारा सरदार हूँ, क्या कोई मुझे चुनौती देना चाहता है? तो विक्टर से ललकारते हुए उससे लड़ने जाता है। हालांकि पैट्रिक पहले तो विक्टर को पीट पीट कर बुरी तरह घायल करता है और फिर उसे घसीटकर एक लड़िया में लकड़ी से ठोक देता है। ये सब देख रहे विक्टर की पत्नी पैट्रिक से उलझ जाती है, तो पैट्रिक उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब पत्नी को मुश्किल में देखकर विक्टर की हैवानियत फिर से जाग जाती है। ऐसा होते ही वो हाथों में गड़ी लकड़ी उखाड़कर अपने पंजे से पैट्रिक के पेट पे इतना भीषण प्रहार करता है कि उसकी अतड़ियां बाहर आ जाती है और वो मर जाता है। इसके अगले दिन मुखिया विक्टर को नया सरदार बनाने की घोषणा करता है। विक्टर उनसे कहता है, मुझे सरदार बनने में दिलचस्पी नहीं है, मुझे मेरी पत्नी तथा बच्चे चाहिए। मुखिया कहती है, जिसने तुम्हारी पत्नी के अपहरण का सौदा किया वो उसे लेने आ रहा है। तो विक्टर उससे कहता है, वो जो भी है उसी ने राजा को मारने की भी कोशिश की है। अगर तुम उसे पकड़वाकर मेरा परिवार मुझे लौटा दोगे तो मैं राजा और तुम्हारे गिरोह की सुलह करवा दूंगा। इससे तुम लोगों को भी समाज का हिस्सा समझा जाएगा और तब तुम्हारे लोगों को जीने के लिए हत्यारा नहीं बनना पड़ेगा। मुखिया उसकी ये बात मान लेता है। फिर कुछ देर बाद जैसे ही अपहरण का सौदा करने वाला विक्टर की पत्नी को लेने आता है तो मुखिया उसे विक्टर से पकड़वा देता है। हैरानी की बात ये होती है वो सौदेबाज कोई और नहीं, राजा इरिक का ही बेटा जेवियर होता है। विक्टर उसे बांधकर घोड़े पर लाद लेता है तथा मुखिया को समझौते का वचन देकर अपनी पत्नी के साथ अपनी बस्ती वापस लौट जाता है। वहाँ से वो जेवियर को राजा के पास ले जाकर उनसे कहता है, महाराज आपके बेटे ने ही आपको मारने के लिए मेरी पत्नी के अपहरण की साजिश रची थी। राजा अपने बेटे जेवियर से पूछते हैं, क्यों किया तुमने ऐसा? जेवियर कहता है, पिताजी मुझे दक्षिण के राजा ने वचन दिया था कि अगर मैं आपको खत्म कर दूं तो मुझे इस राज्य तथा दक्षिण दोनों राज्य का राजा बनाकर अपनी बेटी की शादी कर देंगे। ये सुनकर राजा जेवियर को अपने साथ दरबार में ले जाते हैं और वहाँ जेवियर के खास आदमियों के सामने ही पहले जेवियर का गला काटते हैं और फिर सैनिकों से जेवियर के आदमियों की भी हत्या करवा देते हैं। इसके बाद विक्टर राजा से हत्यारे गिरोह के लोगों को क्षमा करने का वचन लेकर उन्हें मुखिया से मिलवाने ले जाता है। मुखिया उस वक्त अपने पूरे कबीले के साथ एक मैदान में राजा का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन राजा एरिक विक्टर तथा मुखिया को धोखा देकर वहाँ अपनी पूरी सेना बुलवाकर पूरे कबीले के लोगों पर अचानक से हमला करवा देता है। इससे सभी कबीले वाले मारे जाते हैं। ये देखकर विक्टर का दिल बैठ जाता है और वो राजा से कहता है, मैंने आपके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, पर आपने मुझे हर बार धोखा ही दिया है। आज से मैं आपके लिए काम नहीं करूंगा। ये कहकर वहाँ से निकल पड़ता है। अब खान राजा से कहता है, महाराज आपने बड़ी ही चालाकी से पूरे गिरोह का सफाया तो कर दिया, लेकिन अगर विक्टर जिंदा रहा तो ये आपके लिए भी खतरा बन सकता है। उसकी बातें सुनकर राजा उससे कहते हैं, तुम्हें भी उससे अपने बेटे का मौत का बदला लेना है ना, तो जाओ। ये सुनते ही खान एक सैनिक टुकड़ी लेकर विक्टर को मारने जाता है। इससे पहले से ही नाराज विक्टर खान तथा उसकी सैनिक टुकड़ी पर कहर बनकर टूट पड़ता है और इसी के साथ फिल्म का पहला भाग यहीं खत्म हो जाता है।